Saeed Hussain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. MA English Literature. MA English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. January 8, 2021, and we are going to discuss a very significant and important topic of Introduction to Literary Studies. The topic has been entitled as Rhythmic Acoustic Dimensions in Poetry. Rhythmic Acoustic Dimensions in Poetry. First of all, it is quite integral to understand, it is important to understand that what is rhythm or what is rhythmic. The word rhythmic has some identification with rhythm, and the meaning of the rhythm, the definition of the rhythm is the variation of strong and weak sounds in speech or beat in music. वेरिएशन साउंड में जो आती है, कुछ साउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं हमारे बोलने में. इसी तरीके से जब किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, चाहे वो कोई ड्रम है, चाहे वो कोई पियानो है, चाहे वो कोई गिटार है, जब उनको बजाया जाता है तो कुछ साउंड्स वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसी तरह से इन द सेम वे लाइकवाइज जब हम बोलते हैं तो हमारी स्पीच में कुछ साउंड्स पे हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कुछ पे हमारी आवाज़ फॉल कर जाती है, तो उनको हम सैलेबल्स कहते हैं. यानी स्ट्रॉन्ग और वीक साउंड्स स्पीच में और म्यूज़िक की बीट में जो स्ट्रॉन्ग और वीक साउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सैलेबल्स. येलो कलर में देखें, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड what are syllables और what is a syllable. Syllables, एक वर्ड आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है वाटर, और उसको दोबारा थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है, और वो WA और TER, वाटर. इसी तरह से इन्फेर्नो, इनफेर्नो. तो किसी भी सिलेबल्स में एक वाउल कम से कम शामिल होता है. सिलेबल ने कहाँ पे टूटना होता है? जहाँ एक वाउल शामिल हो जाएगा, जहाँ एक वाउल शामिल हो जाएगा वहाँ पर हमारा सिलेबल जो है वो टूटेगा. जैसे हमारे पास ये वर्ड है कि वाटर, इन फिर नो. इन में एक वाउल है, फिर में एक वाउल है, नो में एक वाउल है. उसके बाद देखिए, कुछ सैलेबल जो हैं वो एक्सेंटेड सैलेबल कहलाते हैं, या उनको स्ट्रेस्ड सैलेबल कहा जाता है. कुछ सैलेबल जो हैं वो अनस्ट्रेस्ड कहलाते हैं, उनको अनएक्सेंटेड सैलेबल कहा जाता है. जो स्ट्रेस्ड या एक्सेंटेड सैलेबल्स हैं, हायर इन पिच, लॉन्गर इन ड्यूरेशन. हायर इन पिच, लॉन्गर इन ड्यूरेशन. उनकी बोलने का अंदाज ऊंचा होगा और उनकी ड्यूरेशन वो ज़्यादा होगी. और अनस्ट्रेस्ड और अनएक्सेंटेड जो सैलेबल्स हैं, लोअर इन पिच, स्मॉलर इन ड्यूरेशन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ वर्ड चेयर. तो ऊपर वाली लाइन में देखें, जो वाइट कलर में आखिर पे लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है वो है चेयर, CHA, चे, और नीचे अर, चेयर. तो ये दो सिलेबल्स में हमने इसको तोड़ दिया. जो पहला है वो स्ट्रेस्ड है और एक्सेंटेड है, जो आखिरी है वो अनएक्सेंटेड है और अनस्ट्रेस्ड है. जब भी हम चेयर को पढ़ेंगे या किसी भी ऐसे लफ्ज़ को जिसके आखिर पे आ रहा हो, उसको मुकम्मल प्रोनाउंस नहीं किया जाता. जैसे लफ्ज़ होगा सर, तो हम उसको सर नहीं पढ़ेंगे, हम उसको स पढ़ेंगे, आर पे स्ट्रेस नहीं आएगी. इसी तरह से जब हम चेयर को पढ़ेंगे तो आर पे स्ट्रेस नहीं आएगी, वर्ड प्रोनाउंस किया जाएगा चेयर, चेयर इंस्टेड ऑफ चेयर, 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 चेयर. इस तरह से इस वर्ड को हम पढ़ेंगे. पहला वाउल, पहला जो सिलेबल है वो एक्सेंटेड होगा, स्ट्रेस्ड होगा, और IR आखिर पे जो दूसरा सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड और अनएक्सेंटेड सिलेबल कहलाएगा.
उसके बाद देखें कि सिलेबल्स को पोइट्री में कैसे हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करें। अलेक्जेंडर पॉप की पोएम है रेप ऑफ द लॉक, उसमें से एक शेर, एक कपलेट को उठाया गया है। सोल थ्रो वाइट कर्टन्स शूट अ टैमरस रे एंड ओप दोज आईज दैट मस्ट इक्लिप द डे। तो ये एम्बिक पेंटामीटर में उसने इसको लिखा। ये एम्बिक पेंटामीटर्स क्या हैं, इनको आगे जाके हम देखते हैं। दूसरा लफ्ज समझें, अकॉस्टिक। अकॉस्टिक का मतलब क्या है? अकॉस्टिक इज रिलेटेड टू हेयरिंग, यानी रिदमिक अकॉस्टिक। इसका मतलब बनेगा कि सुनने में हम कौन सा रिदम महसूस करते हैं, सुनने में हम कौन सा रिदम महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक शेर है, जो एक शेर है कि हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। इससे किसी भी आम शख्स को आसानी से पता चलता है कि इस शेर में काफिया इस्तेमाल हुआ है, राइम स्कीम में पता चल रही है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, काफिया इसमें आ रहा है। लेकिन पोइट्री में हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसमें काफिया इस्तेमाल हो, सम टाइम उसमें रिधम इस्तेमाल होता है। वो रिधम क्या है, ये नीचे एक उर्दू की एग्जाम्पल में पढ़ने लगा हूँ। इसको अगर हम पहले पढ़ें कि आम तरीके से जैसे इसको नसर को पढ़ा जाता है, कोई जब एक नाज़े बेनियाज से किताबचों पे खींचता चला गया, हरूफे कज तराश की लकीर सी, तो थम गई लबों पे मुस्कुराहटें शरीर सी। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये इसका रिदम निकल के सामने नहीं आ रहा। अगर इसको हम इसके ओरिजिनल रिदम में पढ़ेंगे, उर्दू लिटरेचर के इल्म अरूज के मुताबिक हम अगर इसको पढ़ेंगे, या इंग्लिश के अकॉस्टिक रिदम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, तो ये इस तरह से पढ़ी जाएगी। कोई जब एक नाज़े बेनियाज से किताबचों पे खींचता चला गया, हरूफ कज तराश की लकीर सी, हरूफ कज तराश की लकीर सी, तो थम गई लबों पे मुस्कुराहटें शरीर सी। किसी अजीम शख्सियत की तमकनत, किसी अजीम शख्सियत की तमकनत, हिनाई उंगलियों में कांपते वरक पे झुक गई, तो ज़रनगार पल्लुओं से झांकती कलाइयों की तेज नब्ज रुक गई। ये एक पूरे अकॉस्टिक रिदम के ऊपर पोएम पढ़ी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे रिदम। ये ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी रदीफ साथ साथ चले। अब पहली लाइन देखें, बेनियाज से, दूसरी लाइन देखें, चला गया, लकीर सी, शरीर सी, तमकनत, झुक गई, रुक गई। बहुत कम काफ़िया इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसको हमने जब रिदम पे पढ़ा तो वो एक लफ्ज़ों का म्यूज़िक बनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि साथ में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाएंगे। जो वर्ड प्ले होगा, जो लफ्ज़ों का म्यूज़िक होगा, उसको भी देखा जाएगा कि वर्ड म्यूज़िक कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इसे देखें, सिलेबल्स एक्सेंटेड कैसे होते हैं, अनएक्सेंटेड कैसे होते हैं। सिलेबल्स, वर्ड्स, स्ट्रेस गाइड। नाउन्स को देखें, पेरेंट, पेरेंट में जो पहला पी के ऊपर आपको एक ये एपोस्ट्रॉफी नजर आ रही है, इसको स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप देखते हैं किसी भी वर्ड को, तो उस पर आपको ऐसी अलामत ज़रूर नजर आएगी, एक एपोस्ट्रॉफी उसके ऊपर नजर आएगी। पेरेंट, पेरेंट के ऊपर स्ट्रेस है। दो इसके हमारे पास सिलेबल बन रहे हैं, एक है पे, एक है हमारे पास पै और दूसरा है एक है हमारे पास पैर और एक है एंड, पेरेंट, पेरेंट। और दूसरा है हमारे पास क्वाइट, क्वाइट। एक है क्वाई और एक है एट, क्वाइट। तो जिसके ऊपर आपको ये एपोस्ट्रॉफी नजर आ रही है, वो स्ट्रेस के साथ वर्ड को पढ़ा जाएगा। जिसके ऊपर ये अलामत होगी उसको हम एक्सेंटेड सिलेबल कहेंगे या स्ट्रेस्ड सिलेबल कहेंगे। दूसरे हिस्से के ऊपर जहां पर कोई अलामत नहीं आएगी, उसको हम अनएक्सेंटेड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिलेबल की डिवीजन। बास्केट, बास्केट को दो हिस्सों में तोड़ा गया, BAS, बीच में एक वाउल आ गया, और कैट में भी एक वाउल है, कैब में एक वाउल है, इन में एक वाउल है, बेसिक के बे में एक वाउल है, सिक में एक वाउल है, कैंडल के
कैन में एक वाउल है, डेल में एक वाउल है, तो बाकी लफ्ज़ भी इसी तरह से हैं। जुबान जितनी मरतबा ग्लाइड करती है उतनी मरतबा कोई ना कोई वाउल बनता जाता है। वाव कि उतनी मरतबा कोई ना कोई सेलेबल बनता जाता है। तो सेलेबल को आइडेंटिफाई करने का जो एक आसान हमारे पास तरीका है, वो अपनी ज़ुबान की ग्लाइड को फील करें कि आपकी ज़ुबान कितनी दफ़ा कैसे ग्लाइड कर रही है। बास्केट, 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 2 दफ़ा ज़ुबान ने ग्लाइड किया। कैबन, कैबिन, कैबिन, 2 दफ़ा ग्लाइड कर रही है। बेसिक, कैंडल, ज़ुबान जितनी दफ़ा ग्लाइड करेगी उतने उसमें वावल शामिल होते जाएंगे और उतने ही उसके सेलेबल्स डिवाइड होते जाएंगे। जैसे अनकाइंडली को देखें, अनकाइंडली, अनकाइंडली, अन पे हमारी ज़ुबान एक दफ़ा ग्लाइड की, फिर काइंड पे की, फिर ली पे की, तो इसमें हमारे पास 3 सेलेबल्स हो गए। और तीनों में आप देखें, येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है उसमें एक वाउल साउंड ज़रूर शामिल होगा। मीटर, पोइट्री के मीटर्स क्या होते हैं? मीटर जिस तरीके से किसी गाड़ी का कोई मीटर है या पैमाइश करने के लिए कोई मीटर है, तो मीटर जो है वर्क्स फॉर मेजरमेंट। मीटर किसी चीज़ की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पोइट्री के मीटर क्या हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले ये जो इसकी 3 बुलेट्स हैं उसको पढ़ते हैं। इन पोइट्री मीटर इज़ द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर, रिदमिक स्ट्रक्चर है ऑफ अ वर्स और लाइन्स इन वर्स। ये किसी अलग एक लाइन का भी हो सकता है और ये पूरी नज़म का भी एक ही मीटर हो सकता है कि पूरी नज़म ही 1 मीटर में, पूरी नज़म ही एक बहर में लिख दी गई है। द स्टडी ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन आर बोथ नोन एज प्रोसोडी। मीटर को पढ़ना और वर्सिफिकेशन की और वर्स की और शायरी की फॉर्म्स को पढ़ना या उन पे काम करना या उनके अकॉर्डिंगली कोई पोएम लिखना, ये प्रोसोडी कहलाता है। टॉपिक ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत से ऐसे लर्नर्स होते हैं कि जिनको उर्दू पोइट्री पे भी ग्रिप नहीं होती, तो वो इंग्लिश की पोइट्री के जब हम डिस्कस करेंगे कि उसका मीटर क्या है, उसकी राइम्स क्या हैं, उसके सेलेबल्स क्या हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसको आसानी से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि द स्टडी ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन की फॉर्म्स क्या हैं? जैसे एपिक है, जैसे बैलेड है। फिर एपिक या बैलेड में कोई स्टैंजा है, कोई कपलेट है, कोई क्विंटन है, कोई क्विंट्रेन है। ये तमाम तर जो हैं ये वर्सिफिकेशन की फॉर्म्स बनती हैं। देन व्हाट इज़ प्रोसोडी? अभी इस लफ्ज़ को हमने ऊपर पढ़ा है कि ये प्रोसोडी क्या चीज़ है। प्रोसोडी इज़ फाउंड नॉट ओनली इन पोइट्री। प्रोसोडी कहते हैं कि नज़म के अंदाज में किसी चीज़ को बयान कर देना। प्रोसोडी इज़ फाउंड नॉट ओनली इन पोइट्री बट ऑल्सो द रिदमिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोज। प्रोज में भी रिदमिक एस्पेक्ट हो सकते हैं। ऊपर जो पहले एक हमने ये लाइंस पढ़ी जिसमें ये मजीद अमजद की ऑटोग्राफ नज़म का एक हिस्सा है कि कोई जब एक नाज बेनियाज से किताबचों पे खींचता चला गया हरूफ कज तराश की लकीर सी, तो थम गई लबों पे मुस्कुराहटें शरीर सी। तो ये नसर में लिखी गई किसी हद तक नज़म है, लेकिन उसमें एक वर्ड म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, एक वर्ड म्यूज़िक पैदा हो रहा है। रिदमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रोज। प्रोज के अपने रिदमिक एस्पेक्ट होते हैं। नसर में भी एक रिदम पाया जाता है जैसा कि ब्लैंक वर्स में पाया जाता है। अगर आप जॉन मिल्टन की जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, एपिक है, उसको पढ़ें तो वो ब्लैंक वर्स में है। या फर्स्ट ईयर में अगर आप ऑजमैंडियस को पढ़ें या और कई नज़में उसमें हो सकती हैं तो वो ब्लैंक वर्स में या फ्री वर्स में लिखी गई होती हैं। तो मीटर की टाइप क्या है? मीटर जो है वो रिदमिक स्ट्रक्चर को हमें बताता है। तो मीटर की टाइप्स क्या हैं? मीटर की टाइप्स ये आप लोगों के सामने है, इसको देखें। टाइप्स ऑफ मीटर। पहली मीटर की जो टाइप है वो है एयम्बिक, एयम्बिक मीटर। और फिर है ट्रोकेक, ट्रोकेक मीटर। और एनापेस्टिक मीटर। फिर
डेक्टैलिक मीटर, स्पॉन्डे और पैरिक, ये मीटर की टाइप्स हैं। इनको वन बाय वन आगे डिटेल में देखते हैं। एम्बिक मीटर में क्या होता है, पहले ये ग्रीन शेड में देखें, अ फुट विच स्टार्ट्स विद एन एक्सेंटेड एंड एंड्स विद एन, a foot which starts with an unaccented and ends with an accented या stress syllable। इसमें नीचे जो दिया गया लफ्ज़ है उसको देखें, लफ्ज़ दिया गया है डिस्क्राइब और इंड्यूड और रिट्रैक्ट। जो लफ्ज़ आपको, लफ्ज़ का जो पहला हिस्सा जो प्रीफिक्स इसको कह लें, जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है उसको हम कहेंगे अनएक्सेंटेड सेलेबल, अनएक्सेंटेड सेलेबल या अनस्ट्रेस्ड सेलेबल। जो आपको बोल्ड लफ्ज़ नज़र आ रहा है, जो बोल्ड हिस्सा है उसको हम कहेंगे स्ट्रेस्ड सेलेबल या एक्सेंटेड सेलेबल। इसकी पहचान हम इधर जो वाइट कलर में आप देखेंगे, जो एक डॉट लगाया गया है, जो टिटल है, ये जाहिर करता है अनएक्सेंटेड सेलेबल को, और जो स्लैश है ये जाहिर करता है स्ट्रेस्ड सेलेबल को। अब दोबारा इस लफ्ज़ को देखें, डिस्क्राइब, डिस जाहिर करता है डॉट को और क्राइब आइडेंटिफिकेशन है स्लैश की, और डिस जो है वो अनस्ट्रेस्ड सेलेबल है और जो क्राइब है वो स्ट्रेस्ड सेलेबल है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड नेचुरली फॉल्स इनटू एवरीडे कन्वर्सेशन। तो इसी तरीके से आगे मीटर को हम पढ़ेंगे। फिर देखें ट्रोकेक। ट्रोकेक में क्या होता है, अ फुट ऑपोजिट ऑफ एन एम्बिक मीटर। ये एम्बिक मीटर के बिल्कुल उलट है। एम्बिक मीटर में क्या था कि पहला अनस्ट्रेस था, दूसरा स्ट्रेस था। तो ट्रोकेक में पहला स्ट्रेस है और दूसरा अनस्ट्रेस है। जैसे आप पिक्चर और फ्लावर को देखें, पिक बोल्ड करके लिखा गया है और ये एक्सेंटेड सेलेबल कहलाएगा, ये स्ट्रेस्ड सेलेबल कहलाएगा, और चर जो है ये अनएक्सेंटेड और अनस्ट्रेस्ड सेलेबल कहलाएगा। ट्रोकेक का फुट वाइट कलर में दूसरे नंबर पे देखें, ट्रोकेक में स्लैश पहले आई है वाइट कलर में और डॉट बाद में है। जो स्लैश है ये एक्सेंटेड सेलेबल को जाहिर करती है और जो डॉट है ये अनएक्सेंटेड सेलेबल को जाहिर करता है। स्लैश जो है ये स्ट्रेस सेलेबल को जाहिर करती है और डॉट जो है ये अनस्ट्रेस सेलेबल को जाहिर करता है। आगे देखते हैं इसे। और फिर है एनापेस्टिक, एनापेस्टिक मीटर। ये एनापेस्टिक मीटर जो है ये क्लोज टू हार्ट बीट है, कि जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है ये वैसे ही इसकी बीट होती है जब इसको म्यूजिक पे प्ले किया जाता है। तो एनापेस्टिक को देखें, एनापेस्टिक में अ फुट विच हैज टू अनएक्सेंटेड सेलेबल। इसमें दो सेलेबल्स अनस्ट्रेस होंगे और आखिरी सेलेबल स्ट्रेस होगा। वाइट में देखें तीसरे नंबर पे पहले दो डॉट दिए गए हैं, फिर एक स्लैश दी गई है, यानी ये दो डॉट अनस्ट्रेस सेलेबल को जाहिर करते हैं और जो स्लैश है आखिर पे वो जाहिर करती है किसी भी स्ट्रेस्ड या एक्सेंटेड सेलेबल को। अब ये ग्रीन में देखें लफ्ज़ को जिस तरीके से लिखा गया है, जो तोड़ के हाइफन के साथ लिखा गया है, कॉम्प्रीहेंड। पहले तो इसके तीन सिलेबल बनते हैं, कॉम्प्रीहेंड, जो पहले आपको सिलेबल्स के बारे में बताया कि हाउ टू डिवाइड सिलेबल। कॉम्प्रीहेंड, कम पे एक सिलेबल है, प्री पे एक है और हैंड पे फिर एक अलग से सिलेबल है। तो आखिरी जो देखें बोल्ड लेटर में हैंड है, तो ये हमारे पास एक एक्सेंटेड सेलेबल बनेगा। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, हैंड के ऊपर आगे स्ट्रेस आएगी, इसको हम एनापेस्टिक मीटर कहेंगे। उसके बाद है डेक्टैलिक मीटर। डेक्टैलिक मीटर में क्या होता है, अ फुट इंक्लूडिंग एन एक्सेंटेड सेलेबल फॉलोड बाय टू अनएक्सेंटेड सेलेबल। यानी ये एनापेस्टिक जो है ये डिक्टैलिक के ऑपोजिट है। पहले जो हमने एनापेस्टिक को पढ़ा वो डिक्टैलिक के ऑपोजिट था। जैसे कि एम्बिक और टॉर्केक ऑपोजिट हैं, इसी तरह से एनापेस्टिक और डिक्टैलिक ऑपोजिट है।
मिसाल के तौर पे देखें इसे, अ फुट इंक्लूडिंग एन एक्सेंटेड सेलेबल, पहला सेलेबल एक्सेंटेड होगा, स्ट्रेस होगा, और दूसरे जो बाकी दो होंगे वो अनस्ट्रेस होंगे। यानी ये डिक्टैलिक मीटर ऐसे लफ्ज़ों में आता है जिनके हमारे पास 3 सेलेबल्स होंगे। जैसे ब्यूटीफुल में 3 सेलेबल्स हैं, ब्यूटीफुल उसमें 3 सेलेबल हैं। तो डिक्टैलिक में क्या होगा, पहले एक जो है वो स्ट्रेस सेलेबल है और दो जो हैं वो अनस्ट्रेस होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारे पास स्पॉन्डे। स्पॉन्डे में अ फुट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्सेंटेड सेलेबल, 2 लफ्ज़ होंगे और दो सेलेबल होंगे। एक लफ्ज़ 2 सेलेबल, 2 सेलेबल्स होंगे और दोनों के दोनों ही स्ट्रेस हैं। जैसे स्पॉन्डिक फुट में देखें, दोनों स्लैशेस आपको नज़र आ रही हैं, तो दोनों ही ये स्ट्रेस सेलेबल की अलामतें हैं। इनफ, ई भी बोल्ड है, नफ भी बोल्ड है, तो दोनों ही स्ट्रेस सेलेबल या एक्सेंटेड सेलेबल्स कहलाएंगे। उसके बाद देखें, फिर है हमारे पास पैरिक। पैरिक का लफ्जी मतलब होता है यूजलेस। ग्रीन शेड को देखें पहले, टू अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स टुगेदर, दोनों ही अनस्ट्रेस्ड हैं। स्पॉन्डे में दोनों स्ट्रेस थे और पैरिक में दोनों अनस्ट्रेस हैं। आप इनकी ग्रुपिंग आसानी से कर सकते हैं शुरू से लेकर, जैसे कि एम्बिक में पहला अनस्ट्रेस था, दूसरा स्ट्रेस था, ट्रोकेक में पहला स्ट्रेस था, दूसरा अनस्ट्रेस था, और एनापेस्टिक में पहले 2 अनस्ट्रेस थे, आखिरी स्ट्रेस था, डिक्टैलिक में पहला स्ट्रेस था, आखिरी 2 अनस्ट्रेस थे। तो ये 2-2 का ग्रुप बन सकता है। स्पॉन्डिक में पहले दो ही होते हैं और दोनों स्ट्रेस हैं, जबकि पैरिक में 2 होते हैं और दोनों ही अनस्ट्रेस्ड हैं या अनएक्सेंटेड हैं। तो रेयरली यूजुअली यूज टू एंड डिक्टैलिक हेक्सामीटर, 2 अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि सब डिविजन्स ऑफ मीटर क्या है। मीटर की सब डिविजन क्या होती हैं, उनको पढ़ते हैं। मीटर हैज़ 2 सब डिविजन्स। पहली मीटर की डिवीजन है क्वालिटेटिव, फिर मीटर की डिवीजन है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीटर और क्वांटिटेटिव मीटर, देखते हैं इन्हें, ये क्या है। क्वालिटेटिव मीटर, इट कंटेन्स स्ट्रेस्ड सेलेबल, इट कंटेन्स स्ट्रेस्ड सेलेबल, इसमें हमारे पास स्ट्रेस्ड सेलेबल मौजूद होगा। विद रेगुलर इंटरवल्स सच एज इयम्बिक पेंटामीटर, इसमें रेगुलर इंटरवल्स होंगे इयम्बिक पेंटामीटर के। कंटेनिंग इवन नंबर्ड सेलेबल, इवन नंबर सेलेबल्स, इवन नंबर क्या होता है, हाउ मैनी सेलेबल्स इन इवन, ये जो तस्वीर साथ में ऐड की गई है, आप लफ्ज़ इवन में ही देख लें कितने सेलेबल्स हैं। तो उसमें 2 सेलेबल हैं, एक ई पे और एक वेन पे, ई वेन। तो इयम्बिक पेंटामीटर कंटेनिंग इवन नंबर सेलेबल्स, इयम्बिक पेंटामीटर में कितने सेलेबल्स होंगे। इयम्बिक पेंटामीटर में जब कोई नज़म या कोई लाइन लिखी जाएगी तो उसमें 2 सेलेबल्स होंगे, एक फुट में 2 सेलेबल्स होंगे। अब ये फुट क्या हैं उनको आगे जाके हम पढ़ते हैं। पहले ये देख लें इसे क्वांटिटेटिव मीटर। क्वालिटेटिव मीटर के बाद क्वांटिटेटिव, मिकदार के लिहाज से मीटर क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेलेबिक वेट, ये सेलेबिक वेट पे डिपेंड करता है, नॉट स्ट्रेस्ड पैटर्न सच एज डिक्टैलिक हेक्सामीटर ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड क्लासिकल लैटिन। इसकी एग्जांपल देखें, अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 1 स्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सेलेबल, इसमें क्या होगा कि 1 स्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सेलेबल, पहला स्ट्रेस होगा और फिर 2 अनस्ट्रेस होंगे। जिस तरीके से हमने डिक्टैलिक में देखा, जो वाइट कलर में पीछे आपको ये नजर आएगा, डिक्टैलिक में 1 स्ट्रेस और 2 अनस्ट्रेस्ड, ये ग्रीक के अकॉर्डिंग होंगे। और ग्रीक और अरबिक और संस्कृत में क्लासिक लैंग्वेज में ऑल्सो हैव यूज दिस मीटर, पोएट्स लाइक विर्जिल एंड यूज्ड क्वांटिटेटिव मीटर इन एनियड एंड होमर इन एलियड।
इनकी अपनी अपनी नज़मों के नाम हैं। तो विर्जिल ने अपनी एनिड में और होमर ने एलियड में इनका इस्तेमाल किया है इस तरीके से इन मीटर्स का। यानी पहला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस है और बाकी दो अनस्ट्रेस्ड हैं, यानी तीन तीन सिलेबल वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जिनमें पहला स्ट्रेस है और बाकी दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं। फंक्शन ऑफ मीटर। अब ये मीटर्स के फंक्शन क्या होते हैं पोइट्री में, आखिर इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। प्ले राइट्स एज वेल एज प्रोज राइटर्स, प्ले राइट्स एज वेल एज प्रोज राइटर्स ऑफन यूज इट, वो इससे मीटर को इस्तेमाल करते हैं टू हाइटन द ड्रामेटिक क्वालिटी, ताकि ड्रामेटिक क्वालिटी को हाइटन किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इन्हेंस किया जा सके। द वर्क एडिंग इंचेंटमेंट, मिस्ट्री एंड इमोशन टू देयर लैंग्वेज। देखिए, अगर आप एक ही टोन में बोलते जाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप रोबोट लाइक बोल रहे हैं। लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव, किसी लफ्ज़ पे ज़ोर देना, किसी पे कम ज़ोर देना, किसी जुमले को ऊंचा बोलना, किसी जुमले को बिल्कुल धीरे से बोलना, धीमे लहजे में बोलना। तो हम लैंग्वेज में भी ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सैलेबल्स पे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड और मीटर का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। इट्स बेसिक फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड रिदम। क्या मतलब है, क्या मकसद है, पर्पज़ क्या है मीटर का। इट्स बेसिक फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड रिदम। मीटर हमें रिदम प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्मिटी एंड गिव अ राउंडेड एंड वेल फॉर्म स्ट्रक्चर टू द पोइटिक वर्क। और शायरों की नज़मों को, पोइट्री को ये एक अच्छा स्ट्रक्चर मुहैया करते हैं मीटर्स। इट मेक्स द टोन ऑफ अ लैंग्वेज मोर लिरिकल। तो आपकी ज़ुबान ज़्यादा लिरिकल नज़र आती है पोइट्री में। अगर आप मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उसमें पोइटिकल फॉर्म में नज़र नहीं आएगी। आगे फिर हम बढ़ते हैं कि फुट क्या है। फुट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर। फुट जो है हमें बताते हैं कि कौन एक फुट में कितने सिलेबल्स जो हैं वो स्ट्रेस हैं और कितने अनस्ट्रेस्ड हैं। आगे जाके इनको बढ़ते हैं। अ मीटर कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल फिट। अ मीटर कंटेन्स, एक मीटर में कई फिट होते हैं, नॉर्मली भी एक मीटर में कई फिट होते हैं। वेयर ईच फुट हैज़ अ नंबर ऑफ सिलेबल्स, एक फुट में कई सिलेबल्स हो सकते हैं, सच एज स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, और वो कुछ सिलेबल स्ट्रेस्ड होंगे, कुछ अनस्ट्रेस्ड होंगे। तो जो फुट की टाइप्स हैं वो आगे फुट की टाइप्स देखें। फिर पहले हमने मीटर की टाइप्स को पढ़ा, अब ये फुट की 8 किस्में हैं, 8 टाइप्स हैं। मोनोमीटर, उसमें 1 फुट होगा पर लाइन। डायामीटर 2 फुट होंगे पर लाइन। ट्रायामीटर 3 फीट पर लाइन। टेट्रामीटर 4 फीट पर लाइन। पेंटामीटर 5 फीट पर लाइन। हेक्सामीटर 6 फीट पर लाइन। हेप्टामीटर 7 फीट पर लाइन। ऑक्टामीटर 8 फीट पर लाइन। ये जो पहले पहले लफ्ज़ है ना, जैसे मोनो है, डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये लैटिन लैंग्वेज की टर्में हैं। मोनो का मतलब होता है 1, डाया का मतलब होता है 2, ट्राया का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7 और ऑक्टा 6। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे 8 फीट कैसे होंगे, 7 फीट, 6 फीट, 5, 4, 3, 2, 1 फीट, ये कैसे नज़में लिखी जाती हैं, आगे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। मोनोमीटर की एग्जांपल देखें। 10 आए, इसमें देखें हमारे पास सिलेबल कितने हैं, हमारे पास 2 सिलेबल हैं। एक है हमारे पास 10 और एक है हमारे पास आए। 10 आए, तो ये मोनोमीटर है, यानी 2 सिलेबल मिलके 1 फुट बना रहे हैं। 2 सिलेबल मिलके 1 फुट बना रहे हैं। एक ये यू की आपको सामने सिंबल नज़र आ रही है, एक स्लैश की नज़र आ रही है। जो स्लैश है ये एक्सेंटेड सिलेबल को जाहिर करता है, जो यू है ये अनएक्सेंटेड को जाहिर करता है। तो इसमें 2 सिलेबल हैं और 1 फुट है, इसलिए इसे मोनोमीटर फुट कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है 1, तो ये हमारे पास मोनोमीटर फुट है, क्योंकि इसमें 2 सिलेबल हैं और 1 फुट इस्तेमाल हुआ। पूरी नज़म इस तरीके से लिखी गई है। आगे देखें,
Thus I pass by and die as one unknown and gone. I made a shade and laid or the grave. There have my cave where tell I dwell. Farewell. तो ये पूरी नज़म देखिए कितनी अजीब सी नज़म है। मोनोमीटर में ऐसी नज़में लिखी जाती हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें हमारे पास 1 फुट में 2 सिलेबल्स आ रहे हैं। आगे देखें इसे। डायामीटर। डायामीटर, डाया का मतलब होता है 2। इसमें देखें, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। इसमें देखें, जो आपको ये हल्का सा कर्व नज़र आ रहा है पहले में, जो दी के ऊपर है, ये अनस्ट्रेस्ड है। वे जो है वो स्ट्रेस है, फिर ए अनस्ट्रेस है, क्रो जो है वो स्ट्रेस है। ये हमारे पास 4 सेलेबल बन गए, 2 अनस्ट्रेस हैं और 2 स्ट्रेस हैं। पहला अनस्ट्रेस, वे स्ट्रेस, ए अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, शूक अनस्ट्रेस, डाउन स्ट्रेस। तो इस तरीके से डायामीटर में 2 फुट होंगे और 4 सेलेबल्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रायामीटर। ट्रायामीटर 3 से बना है। इसमें देखें, हेल टू, इसमें पहला स्ट्रेस सेलेबल है, दूसरा अनस्ट्रेस है। धी स्ट्रेस है, यू जो 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 अलामत आपको ऊपर नज़र आ रही है बिलाइत अनस्ट्रेस है। तो ये हमारे पास 3 फुट हैं और 6 सेलेबल्स हमारे पास बन रहे हैं। बर्ड थाओ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art। तो पहले हमारे पास स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो ये 3 फुट और 6 सेलेबल्स हमारे पास हो गए। उसके बाद देखें टेट्रामीटर। टेट्रामीटर में 4 हमारे पास फुट होंगे। 4 फुट कैसे हैं? देखें, एंड बोथ 1, दैट मोर 2, निंग और ई 3 और क्वाली और ले 4 हमारे पास ये फुट हैं, लेकिन इसमें सेलेबल्स ज़्यादा आ रहे हैं। सेलेबल्स कितने हैं? एंड बोथ दैट मोर निंग ई, तो ये 6 हो गए, 7 8 9। तो ये हमारे पास 3 फुट हैं और 9 हमारे पास ये सेलेबल्स जो हैं वो बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेलेबल्स बन रहे हैं, 3 फुट बन रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। टेट्रामीटर। उसके बाद है पेंटामीटर, 5 से। इसमें देखें, हमारे पास जो फुट हैं वो 5 हैं और सेलेबल इसमें 10 हैं। एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है ये एम्बिक पेंटामीटर। 5 इसमें हमारे पास सेलेबल्स हैं और 5 इसमें फुट हैं और 10 सेलेबल्स हैं। इएम्बिक पेंटामीटर। इएम्बिक पेंटामीटर क्या है कि पहला अनस्ट्रेस होगा, जो दूसरा है वो स्ट्रेस होगा। देखें इसी तरह, पहला अनस्ट्रेस इएम्बिक फुट में और दूसरा स्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं। फिर है हेक्सामीटर। हेक्सा 6 से बना है। हेक्सामीटर में क्या होगा? टू ट्रबल मी फॉर मीन्स आई नेवर ऑफ फेयर्ड इट। तो ये देखें, हेक्सामीटर में हमारे पास 6 फुट हैं
1 2 3 4 5 6 फुट बन रहे हैं और 12 सैलेबल्स हमारे पास बन रहे हैं। ये नीचे म्यूजिकल फॉर्म में भी ऐसा ही है। तो ये म्यूजिक की लैंग्वेज है पोइट्री की, 6 फुट हैं और इसमें 12 सैलेबल्स हैं। हेप्टामीटर, इसमें हमारे पास 7 फुट होंगे और सैलेबल्स देखते हैं कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पहला फुट वाई डज आ, फिर है मॉकिंग बर्ड, फिर है नेवर प्ले, फिर है बैडमिंटन, फिर है इज इट बी, फिर है कॉज इट कैन नॉट, फिर है सी। तो ये 7 हमारे पास फुट बन रहे हैं और सैलेबल इसमें कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये सैलेबल्स हमारे पास 19 इसमें बन गए हैं। सैलेबल ज़्यादा हैं, सैलेबल्स 19 हैं और हमारे पास ये 7 फुट हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास 7 फुट हैं तो सिलेबल भी 14 होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लफ्ज़ों के अपने अपने सिलेबल्स होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल के 3 सिलेबल हैं, जैसे इवन के 2 सिलेबल हैं। अगर लफ्ज़ वहाँ पे ब्यूटीफुल आ गया है या ब्यूटीफुल के जैसे ज़्यादा लफ्ज़ आ गए हैं, 3 लफ्ज़ आ गए हैं, तो फिर उसमें तो हमारे पास 9 सिलेबल्स हो जाएंगे। तो ये सिलेबल्स अलग हैं और फुट अलग हैं। तो इसमें फुट कितने हैं 7 और सिलेबल्स कितने हैं हमारे पास, वो 19 हो गए हैं। उसके बाद है ऑक्टामीटर। ऑक्टामीटर ये हमारी आखिरी स्लाइड है। ऑक्टामीटर में 8 हमारे पास होंगे फुट। उसमें देखते हैं कि पहला फुट कहाँ पे जाता है। वी वर डक 1 फुट हो गया। इंग एंड डी डिवी, इंग एंड वी 2 फुट हो गए। इंग एंड वी व्हील 3 फुट हो गए। इंग एंड वू 4 फुट हो गए। और उसके बाद इंग वेन ओल्ड 5 फुट हो गए। और उसके बाद मिस्टर मिस 6 फुट हो गए। एरी टोल्ड 7 फुट हो गए। अस टू स्टॉप 8 फुट हो गए। तो इस तरीके से ये फुट बन रहे हैं। हाँ जी, देखें इस लाइन को कि वी वर डकिंग एंड diving, we were ducking and diving and wheeling and whooping when old Mr. Misery told us to stop। तो सिलेबल्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग ही ये फुट बनते हैं और ये हमारे कहलाएंगे पोइट्री के फुट और पोइट्री के मीटर। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ये वाइंड अप होता है।